प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। दर्शकों, एक शब्द है बीमारू राज्य। कई दिन से आपने सुना नहीं होगा। यह हमारे कुछ प्रदेशों को डिफाइन करने के लिए एक बहुत बड़े रिसर्चर रहे आशीष बोस, उन्होंने कॉइन किया था। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों को इन्होंने बीमारू घोषित किया था। इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था। पर जहाँ के स्वयं थे, ये स्वयं बंगाली रहे और पश्चिम बंगाल को कभी इन्होंने बीमारू कहा ही नहीं। जबकि सबसे बड़ा भारत का सबसे बीमार राज्य हर संदर्भ में जो सदैव रहा है वह पश्चिम बंगाल रहा है। इस हद तक कि आज वो भारत के लिए कोढ़ बन गया है। वो एक घाव बन गया है जिससे भारत को तकलीफ हो रही है, भारत रूपी शरीर को बहुत तकलीफ हो रही है। डेमोग्राफर रहे आशीष बोस, वामपंथी रहे और ये ज़मीन पे जाते थे, डेटा कलेक्ट करते थे और बहुत सारे इस प्रकार के कार्य करते थे। ये राजीव गांधी के एडवाइज़र भी रहे और बाद में कांग्रेस काल में कई मनमोहन सिंह के भी एडवाइज़र रहे, कलीग थे उनके मनमोहन सिंह के। तो बंगाली होते हुए भी पश्चिम बंगाल पर कभी नज़र नहीं गई इनकी और बाकी प्रदेशों को इन्होंने बीमारू घोषित किया। कारण कुछ इस प्रकार के कि यहाँ एजुकेशन कमी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इत्यादि इत्यादि। उसमें कभी नेहरू गांधी की जो पॉलिसीज़ थी, इंदिरा गांधी इत्यादि की सोशलिस्ट समाजवादी पॉलिसीज़, उसको इन्होंने कभी दोष नहीं दिया। यहाँ जैसे नेहरू के काल में जब भारत की प्रगति नहीं हो रही थी तो उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दे दिया गया। ये तो हिंदुओं की वजह से जो है यह प्रगति नहीं हो पा रही है। उसी प्रकार से उसी को नेक्स्ट लेवल ले जाते हुए उन्होंने बीमारू बताया। खैर, आज की चर्चा का विषय बीमारू नहीं है। आज की चर्चा का विषय है एक्चुअली जो पश्चिम बंगाल है, जिसको उस घाव को हमेशा बैंडेड पट्टी बांध कर वामपंथियों ने, भारत की मीडिया ने उसको बहुत रोमांटिसाइज किया। पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है कल भारत सोचेगा, इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स का हब है, भद्र लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। जबकि पश्चिम बंगाल 1947 से पहले ही बीमार होना शुरू हो चुका था, सड़ना शुरू हो चुका था, इस हद तक कि कट गया। किस किस प्रकार से बीमार रहा? राजनीतिक रूप से यदि हम भी उसकी बीमारी की बात करें तो 47 में जाहिर सी बात है डिवीज़न हुआ। उसके बाद कांग्रेसी सरकारें रहीं, कोई उसमें क्योंकि पूरे प्रदेश में थी, पूरे देश में थी, तो उन प्रदेशों में भी कांग्रेसी की सरकार रही। और हर प्रदेश ने अपने लिए प्रयास किया कि जब हम कांग्रेस के तंत्र से, भ्रष्टाचारी तंत्र और समाजवाद और जो कम्युनिस्ट माइंडसेट का नेहरू थे, उस कुचक्र से जब बाहर आने का प्रयास किया तो बिहार में जेपी आंदोलन होता है, गुजरात में भी कुछ आंदोलन हुए, आंध्र प्रदेश में एनटीआर अपना अलग प्रयास कर रहे थे, तमिलनाडु में सब लोग अपना अलग प्रयास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल ने क्या किया? पश्चिम बंगाल जाके कम्युनिस्टों की गोद में बैठ गया और 35 साल तक कम्युनिस्टों को बाकायदा अपना सर्वे सर्वा सुप्रीम बनाकर रखा पश्चिम बंगाल ने। ये राजनीतिक रूप से दरिद्रता नहीं थी तो क्या था? बिहार जैसे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को इन लोगों ने जातिवाद का गढ़ और गरीबी का गढ़ और यहाँ से पलायन करने वाले निकल रहे हैं और इस प्रकार से एकदम बदनाम करके रखा इन दोनों प्रदेशों को कि यहाँ राजनीति बहुत होती है, यहाँ का तो बच्चा बच्चा राजनीति जानता है, इत्यादि इत्यादि। पर यह प्रदेश की जनता संघर्ष कर रही थी कि हमें एक नेतृत्व तो कायदे का मिले। बिहार की जनता ने लालू के जंगल राज से जब निकला, नीतीश का थोड़ा बहुत साथ मिला, आज तक फिर दोबारा पलट के नहीं देखा। इस हद तक कि लालू के बेटे तेजस्वी को भी साथ नहीं दिया। पर पश्चिम बंगाल ने क्या किया? बद से बदतर कम्युनिस्ट शासकों को, और ऐसे वैसे शासक नहीं, ज्योति बसु ने 10,000 हिंदुओं मारे, कलकत्ता में आनंद मार्गियों पर हमला हुआ, कितनी हत्याएं, इस हद तक पॉलिटिकल हत्याएं होती रही हैं पश्चिम बंगाल में कि 2021 में जब ममता जीतती है और उसके बाद फिर से वही तृणमूल के जो पहले कम्युनिस्ट रहे कैडर वही तृणमूल में चला गया, उन लोगों ने जब भाजपा के लोगों की और बाकी हिंदुओं की हत्याएं करनी शुरू की और 80,000 लोग असम के बॉर्डर पर जाके शरण मांगने लगे हेमंत बिश्व शर्मा से,
तब दिल्ली मीडिया ने अरे वहाँ तो पॉलिटिकल वायलेंस आम है यह कहकर खारिज कर दिया। और कैसा पॉलिटिकल वायलेंस? राजनीतिक रूप की दरिद्रता की बात करो, बीमारी की बात करो, मानसिक बीमारी की, चाहे जिसने वहाँ सरकारें बनाई हो, चाहे वहाँ पर सरकारों में रहा हो, वहाँ की जनता की भी और वहाँ के नेतृत्व की भी मानसिक बीमारी बता रहा हूँ। सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे 70s में, इंदिरा गांधी के बड़े खास रहे। उन्होंने हत्याएं करवाई। तो वहाँ पे आंदोलन किस प्रकार का शुरू हुआ? नक्सलवाड़ी नाम के गांव से माओवाद का आंदोलन शुरू हुआ। चाइना के माओवाद, माओ से बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, और चाइना के माओ से जिसने अपने देश में करोड़ों लोगों की हत्याएं करवाई, माओ ने चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट शासन को स्थापित करने के लिए, उससे प्रभावित होकर यह कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी इत्यादि वहाँ से शुरू होती हैं बंगाल से। पहले से ही थी, पर उनको वो ब्रीडिंग ग्राउंड जो उनका लेबोरेटरी है, जिसको जैसे गुजरात को आरएसएस की लेबोरेटरी कहा जाता है, वैसे कम्युनिस्टों की लेबोरेटरी पश्चिम बंगाल रही। तो वहाँ के लोगों ने बौद्धिकता के प्रभाव नहीं, मतलब अतिवादी बौद्धिकता के चक्कर में कम्युनिस्टों को अपने सर पे बिठा लिया। ठीक है, और 35 साल तक बिठाए रखा। उत्तर प्रदेश में जनता ने कांग्रेसी वीपी सिंह, वीर बहादुर सिंह इत्यादि इत्यादि मुख्यमंत्री बनते रहे, कांग्रेस रही, उसको हटाया तो समाजवादी पार्टी को बनाया। समाजवादी पार्टी से प्रभावित नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी से पहले कल्याण सिंह जी की सरकार थी, क्या अद्भुत सरकार थी। बाबरी ढांचे के गिरने के चक्कर में उत्तर प्रदेश सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता कल्याण सिंह जैसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर को चुन चुकी थी। उसके बाद फिर ये कांग्रेसी और सपाई और बसपाई सब मिल गए, ठीक है, और उसके बाद मायावती और मुलायम का काल आया और आता रहा जाता रहा। किसी को कभी बहुमत नहीं दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, पर हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को हर बार पलटते रहे इस तलाश में कि एक तो नेतृत्व हमें कायदे का मिले, और हर जाति से मुख्यमंत्री बनाया, चाहे राजनाथ सिंह, और हर पार्टी को पूरा मौका दिया, सबको दिया। कांग्रेस को भरपूर दिया, कांग्रेस के बाद सारी क्षेत्रीय पार्टियों को भी मौका दिया, और सबके संगठन को भी दिया। पहला दलित कोई मुख्यमंत्री बना, महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में बनी। वो उनका संघर्ष शुरू हुआ था पंजाब से, कांसीराम जी का, पर यहाँ आकर उनका राजनीतिक रूप से सफलता मिली यहाँ की जनता की वजह से। और बंगाल की जनता राजनीतिक रूप से दरिद्र क्या कर रही थी? कम्युनिस्टों को सर पे बिठा के रखा था। अब कम्युनिस्टों के बाद किसको चुना? ज्योति बसु। कितनी हत्याएं हुई हैं उसके कार्यकाल में, 10,000 हिंदू मरवाए मरी झांपी में, जैसा बताया अभी मैंने। उसी के कार्यकाल में अशोक कुमार नाइट होता है, तो कलकत्ता शहर में सबसे बड़ी रंगीन शाम अशोक कुमार एक्टर जो है तमाम सिंगर्स को लाकर वहाँ पर गवाते हैं। वहाँ पे पंडाल में 50,000 से ज़्यादा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं कम्युनिस्ट, और कितनी महिलाओं का रेप करते हैं, हफ्ते हफ्ते भर तक लाशें मिलती रहीं। कलकत्ता में किया इन्होंने, उसके बावजूद भी इन कम्युनिस्टों को जिताती रही वहाँ की जनता, राजनीतिक रूप से दरिद्रता। उसके बाद चलो ज्योति बसु हटे तो बुद्धदेव भट्टाचार्य आए। उनको समझ में आ गया कि भाई जैसे माओ के बाद देन जियोपांग ने चाइना को थोड़ा कमर्शियलाइज किया, कैपिटलिज्म की तरफ ढकेला, तो उन्होंने कुछ इंडस्ट्री इनवाइट की। टाटा आए नैनो प्लांट लेकर सिंगूर में, और वहाँ कौन खड़ी हो गई खिलाफ में? ममता। तो जनता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के कैपिटलिज्म या उसके प्रोग्रेसिव जो भी वो करना चाह रहे थे, जो अपनी कम्युनिस्ट नीतियों से हटना चाह रहे थे, उसको नहीं चुना, ममता को चुना, जो कम्युनिस्ट प्रोमैक्स निकल गई। वहाँ की बंगाली जनता को कभी, ये आशीष बोस जिसने बीमारू राज्य का टर्म दिया, ये डेमोग्राफी की पढ़ाई करते थे और जेएनयू के प्रोफेसर रहे, वही सेम जो अर्बन, सन 2014 में मृत्यु हो गई, वरना जिंदा रहते तो इनका भी ख्याल वही सब ये अर्बन नक्सलों में ही शामिल हो गए होते दिखते। खैर, तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में बढ़ते हुए डेमोग्राफी पर कभी बात ही नहीं की। वहाँ के बदलते, आज उसकी डेमोग्राफी जो चेंज हुई है, उसी के लिए उसका कितना
घटिया रूप, उसका कितना घटिया असर, कितना वाही, मतलब घटिया तो क्या कहें, विभत्स असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है कि संदेश खली में महिलाओं के साथ मुसलमान रेप करता है। मालदा मुर्शिदाबाद में बम पकड़े जा रहे हैं। उस पश्चिम बंगाल से पूरे भारत में रोहिंग्या और मुसलमान बसाए जा रहे हैं, ला रहे हैं, बसा रहे हैं, ला रहे हैं, बसा रहे हैं। 20-30-25 साल से चल रहा है ये कार्यक्रम। और बेशर्मी इतनी कि आज कहते हैं कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता क्या कर रही है। वहाँ पे वह जो मुसलमान नेतृत्व है, जो आज पहले कम्युनिस्टों के सर पे सवार था और आज ममता बनर्जी के सर पे सवार है, उस मुसलमान नेतृत्व को जनता कैसे स्वीकार कर चुकी है, जबकि उसी मुसलमान जनता ने उनके साथ नवाखली किया, कलकत्ता के दंगे किए। बंगाल फाइल अभी अभी बनी हुई है, सितंबर में रिलीज होकर निकली है। इतना विभत्स हत्याकांड सब कुछ देखते हुए, विभाजन सहते हुए भी उसी मुसलमान नेतृत्व के आगे जाके बिछ जाती है वहाँ की जनता। अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लेती। क्यों? क्योंकि हम तो बौद्धिक हैं। इनकी बौद्धिकता की बात करते हैं, राजनीतिक रूप से तो इनकी दरिद्रता देख ही ली आपने, इनकी बौद्धिकता की बात करते हैं। दूसरे प्रदेशों को बीमारू बोलते हैं। तुम सबसे बीमार हो, तुम कैंसर हो, इसीलिए जो है तुम्हारा इलाज अब SIR के माध्यम से हो रहा है। ये जो कैंसरस सेल हैं घुसपैठी, ये निकाले जा रहे हैं, और किसी भी प्रकार से निकाले जाएं, चाहे CA, चाहे NRC, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे मैनुअली निकाले जाएं, चाहे फिजिकली निकाले जाएं। ये जनता, ये वह अंग है जिसको ज़्यादा मजा इन कैंसरस सेल से आ रहा है, न कि हेल्दी सेल से। बौद्धिकता, इनके सबसे बड़े फिल्मकार और इत्यादि इत्यादि, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, सब लोग क्या दिखा रहे थे? गरीबी। बंगाल की गरीबी दिखा रहे थे, जिसको दुनिया में भारत की गरीबी दिखाकर बेचा जा रहा था। आप पश्चिम बंगाल की गरीबी दिखा रहे थे। मदर टेरेसा कहाँ आती है गरीबों की सेवा करने? पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे पीड़ित कहाँ मिलते हैं उसको? कलकत्ता में। एक किताब है सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लेपियर की लिखी हुई। उसमें कैरेक्टर है स्टीफन। वह कसम खाता है कि, और क्रिश्चियनिटी से ऑफ कोर्स आता है कि, वह कसम खाता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नरक ढूंढूंगा, वहाँ जाऊंगा, सेवा करूंगा। कहाँ आता है वो? किस नरक में आता है? कलकत्ता में। बंगाल के चंद बुद्धिजीवियों ने जब गरीबी दिखाई तो गरीबी बेची और अपनी जेबें भरने के लिए। नहीं तो बंगाल के अंदर का जो कोढ़, जो रिस रहा था पश्चिम बंगाल, उसको छुपाए रखने के लिए बाकी प्रदेशों को बीमारू बोल दिया। पश्चिम बंगाल बौद्धिकता का गढ़ है। आज बंगाल सोचेगा, कल भारत सोचेगा। क्या निकला बंगाल से? अभी हम देख रहे हैं, जया बच्चन नाम की जया बाधुड़ी शांति निकेतन से निकली, बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली शर्मिला टैगोर। अंततः जो है इस्लामिक ही पैदा किया, जिसको तैमूर पसंद है। यही संस्कार दिए। तो ये बौद्धिकता का यह आलम है कि अंततः इस्लामिक हो जाना ही इनको स्वीकार है। आधा बांग्लादेश हो गया है जो इनका हिस्सा था, और पश्चिम बंगाल की भी इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इरफान पठान आके वहां जीत जाता है, इरफान खान जो भी नाम है उसका, इरफान पठान, यूसुफ पठान वहां का सांसद हो जाता है, अधीर रंजन चौधरी हट जाता है। और इसको ठीक करने के लिए एक कदम भी नहीं लेती। वहां पे अगर इसका लिए प्रयास कौन करता है तो वहां की गरीब दलित जनता। बौद्धिकता का और सुनिए आलम। जातिवाद बहुत है बिहार में, जातिवाद बहुत है उत्तर प्रदेश में, जातिवाद बहुत है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 1947 से लेकर आज तक मुख्यमंत्री किस जात का आदमी बना है? एक कहानी और सुनाई जाती, सवर्णों ने बहुत अत्याचार किया दलितों पर यह बात आपको कभी पश्चिम बंगाल के संबंध में सुनने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट ब्राह्मण, कम्युनिस्ट मानसिकता के ब्राह्मण ही बने हैं आज तक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में। उन्हीं लोगों का वर्चस्व रहा है। वहां की जो जनता मारी जा रही है वहां का दलित वर्ग है। पर यह जातिवाद कभी आपको न पढ़ने को मिलेगा, न सुनने को मिलेगा, न दिल्ली मीडिया बात करेगी।
दुनिया के सबसे बड़े बौद्धिक लोग हैं ये रहे। नहीं, वहाँ का जो बौद्धिक था ना, जो एक्चुअल बौद्धिक कभी कोई रहा होगा तो वो वहाँ का एक्सेप्शन रहा है। सुभाष चंद्र बोस हो गए, या बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, या शरद चंद्र हो गए, या जेसी बोस हो गए, ये लोग वहाँ के एक्सेप्शन थे, वहाँ के रूल नहीं थे। वहाँ के रूल जया बच्चन और इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने बौद्धिक, अपर्णा सेन, और वह आप देखिए वहाँ के आज भी बंगाल के बौद्धिकों को देखिए, फिल्मकारों को देखिए, सब ममता बनर्जी के चरणों में लेटे हुए हैं। लड़ कौन रहा है? वहाँ का गरीब, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लूट लिया इन कम्युनिस्टों ने और इस मुसलमान तंत्र ने। वहाँ के अपने आप को इस्लामिक के हाथों सौंप कर हमको बताते हैं कि कल भारत भी वही सोचेगा जो बंगाल सोच रहा है। तीसरा, आर्थिक पक्ष। नेशनल एवरेज से इनका पर कैपिटा नीचे ही रहता है, बहुत दिन से नीचे। भाई इतना बड़े आर्थिक तंत्र थे, कलकत्ता, लोग कलकत्ता जाते थे कमाने। गाने बने हैं पहले 50 साल पहले, 40 साल 50 साल पहले, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कलकत्ते जाते थे। मारवाड़ी लोग राजस्थान से उतरते थे, तो मारवाड़ियों का बहुत बड़ा गढ़ है कलकत्ता, ट्रेडिंग होती थी, पोर्ट्स थे, सब कुछ था। पर आज कोई जाता है बंगाल? बंगाल से लोग पलायन करते हैं और पलट के वापस नहीं जाते अपने घर, अपने गांव। तो 3 लोग को तो मैं जानता हूँ, वहाँ रहने लायक नहीं है। पलायन, उत्तर प्रदेश का आदमी, बिहार का आदमी पलायन कर रहा है, गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो जस्ट उसके बगल में सबसे नीचे, वहां नहीं जा रहा है। इंसान कहाँ पलायन करता है? बेहतर की तलाश में पलायन करता है, या तो किसी बुरी चीज से भाग के पलायन करता है, या कहीं बेहतर की तलाश में पलायन करता है। बंगाल से क्या हो रहा है? बंगाल का हिंदू कहाँ जा रहा है? बंगाल का मुसलमान भी कहाँ जा रहा है? पूरे देश में फैल रहा है, बंगाल में नहीं रुक रहा, क्योंकि वहां जीवन ही नहीं है। यह आर्थिक पक्ष है। और गरीबों की तो छोड़िए, बड़े बड़े उद्योगपति भगा दिए इन लोगों ने। केसेस हैं कि कैसे एक ही रात में 10-12 बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से छोड़ के भाग गए, क्योंकि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, शायद बिरला जी थे, या नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, उनको सड़क पर नंगा करके इन कम्युनिस्टों ने उनको प्रताड़ित किया था, उनके ऑफिस के बाहर, उनके हेडक्वार्टर के बाहर। और उसके बाद भी ये कम्युनिस्ट ही जीतते रहे। आर्थिक पक्ष यह है, अच्छे खासे इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल सिटी को बर्बाद कर दिया। अंग्रेज कलकत्ता में क्यों आया था? व्यापार करने तो आया था, पहले से वो व्यापारिक सेंटर था। जूट, इतना फर्टाइल लैंड, पूरा बंगाल, आसाम, सब जमींदार थे बंगाल के लोग, आसाम तक उनके बागान थे और सब कुछ था। फिर जलसा घर देखिए सत्यजीत रे की, कैसे एक जमींदार जो है ढहते हुए देख रहा है, अपने उसी पुराने दिनों की याद कर रहा है। आज का बंगाल भी वही है, अपने बस पुराने दिनों की याद कर रहा है और हर दिन गर्त में जा रहा है। असली बीमारू राज्य है पश्चिम बंगाल। हत्याएं, राजनीतिक रूप से दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता, बौद्धिकता की अति दरिद्रता। किस प्रकार के लोग ये लोग संसद में भेजते हैं? महुआ मैत्र, राजदीप की पत्नी सागरिका घोष, सागरिका घोष का बाप डीडी न्यूज बेच के एनडीटीवी बनवा दिया। सबको पता है एनडीटीवी कैसे बना है। भास्कर घोष, एक से एक वाहियात लोगों को दिल्ली में बिठाया, संसद में भेजा जा रहा है। वो कल्याण बनर्जी, वो जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहा था और आपस में फिर महुआ मैत्र से ही लड़ पड़ा। बदतमीजों की एक से एक घटिया इंसान ही चुन के जो है पश्चिम बंगाल भेजता है संसद में। ममता बनर्जी भेजती है। कोई ढंग का तो नहीं दिख रहा। प्लानिंग कमीशन के बनाने वाले पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू के ऑलमोस्ट वेरी एडमायरर और क्या कहते हैं उनके एडवाइजर्स, प्लानिंग कमीशन के प्रणेता पीसी महालनोबिस, कलकत्ता से, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक,
5 ईयर प्लान बनाया उन्होंने, और क्या दिया बंगाल को? इतना ज्ञान था तो बंगाल 47 से लेकर 77 तक क्या कर रहा था? क्यों नहीं बेहतर हो गया? बदतर ही क्यों होता रहा? इन लोग का ज्ञान, इन लोग का सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लूटने में था। और यह चरित्र भी गया नहीं है पश्चिम बंगाल का। अब SIR हो रही है, और यह पूरा का पूरा आज जो वह वीडियो मैंने प्रयास किया है करने का, और सिर्फ इसलिए कि यह चुनाव 2026 का बंगाल के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। वो इतना बीमार हो चुका है कि अब वो वेंटिलेटर पर है। बाहर से ऑक्सीजन जब दी जा रही है भाजपा के द्वारा, तब सांसें ले रहा है, तब जिंदा है, वरना मर जाएगा बंगाल। अपने खुद तो मरेगा, पूरे भारत को लेकर डूबेगा। वो पाकिस्तानी आसिम मुनीर अमेरिका में कह रहा था ना कि पाकिस्तान डूबेगा तो आधा विश्व ले डूबेगा। बंगाल मरेगा तो भारत को लेकर मरेगा। यह हाल है बंगाल का, और यह अब कहना आवश्यक है। यह बंगाली बौद्धिकता, भद्रलोक, ये पूरे भारत पर कटाक्ष करते रहेंगे, प्रदेशों को बीमारू कहेंगे, और इन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और स्वयं बौद्धिकता के आवरण में और एकदम सिल्वर पेंटेड इनको करके रखा जाएगा। नहीं, इनका यह कोड दुनिया को दिखना चाहिए, और इस पर बात होनी चाहिए। बिहारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन बंगाली बुद्धिजीवियों से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर। उनके फंडे अपनी ज़मीन को लेकर बहुत क्लियर है। अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं भागे बिहारी और यूपी वाले। 500 साल 700 साल जो भी इन मुगलों और पता नहीं इस्लामिकों का आक्रमण झेलते रहे, पर न अपनी ज़मीन छोड़ी, न अपना धर्म छोड़ा, न अयोध्या छोड़ी, न काशी छोड़ा, न मथुरा छोड़ा। ये ढाकेश्वरी छोड़कर चले आए, माँ ढाकेश्वरी का स्थान छोड़कर चले आए, क्या क्या छोड़ के चले आए। और ज़मीन छोड़ने वाले पूरे भारत को ज्ञान देते हैं। यह नहीं होगा। अब न उत्तर प्रदेश बीमारू है, न बिहार बीमारू रहेगा, न बिहार बीमारू है, न मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या छलांगे लगाया है। और राजस्थान भी बिल्कुल नहीं है। राजस्थान कब बीमार होता भाई? मारवाड़ियों का गढ़ था राजस्थान, वीरों का गढ़ रहा है, व्यापारियों का गढ़ रहा है। उसको भी डाल दिया बीमारू में। पश्चिम बंगाल है असली बीमारू राज्य, आज भी है। अब उसका इलाज होते हुए देखना है। अब वेंटिलेटर पर रखिए उसको, ऑक्सीजन दीजिए या कीमोथेरेपी करिए। ये तो वहाँ की जनता जाने, नेतृत्व जाने, और केंद्र सरकार जाने। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आपके क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको बात उचित लगती हो, आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।